Good afternoon, students. I am Manish Yadav, faculty of physics, GOF Academy द्वारका। आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ साइंस के सैम्पल पेपर 2 के फिजिक्स के सॉल्यूशंस के। नंबर 13 पे आपके पास क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर प्लस 3.5 डायोप्टर एंड माइनस 2.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन इज। बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। राइट डाउन P इज इक्वल टू P1 प्लस ऑफ P2। P1 is given as plus 3.5 diopter प्लस ऑफ P2 is given as minus 2.5 diopter। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट प्लस 1 diopter और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका A। Coming to question number 14, in a given figure, a light ray AB is incident normally on one face PQ of equilateral glass prism. The angles at faces PR is। बेटा एक छोटा सा रिलेशन है, वो यहाँ पर आपको यूजफुल रहेगा, वो ध्यान दीजिएगा इसमें। सबसे पहले कहते हैं AB is incident normally। नॉर्मली अगर होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंड व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ I साइन ऑफ R इज इक्वल टू N2 बाई N1। यहां पर इस पहले फेस में I1, इधर वाले पे रिफ्लेक्शन R1, देन यहां पर हम काउंट करेंगे R2 और बाहर काउंट करते हैं इमरजेंस E। पहले फेस के लिए अगर हम बात करें तो अगर साइन I 0 है तो साइन 0 विल बी 0, इट मींस R1 विल बी इक्वल टू, R2 के लिए यूज एन रिलेशन A एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2। A एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, R1 इज 0 प्लस ऑफ R2, तो आपका आंसर हो जाएगा R2 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंड ये है आपका ऑप्शन नंबर A। अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A ray of light is refracted as per the following diagram. Which of the following medium is optically denser? बेटा A से B की तरफ आ रही है, और आप देखें A से B जब वो आई तो it is getting bent towards the normal, और towards the normal means light rays moving from rarer to denser, so medium A will be rarer and medium B will be denser, hence correct option is medium B. Next, which of the following phenomena of light are involved in the formation of a rainbow? Formation of rainbow, theoretical answer आपका ये, first light gets refracted, then it disperses and undergoes internal reflection, तो ऑप्शन नंबर C। आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, राइट डाउन आंसर 16 और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, और इसको कंप्लीट लिख दीजिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो सिर्फ आप ऑप्शन लिखें, बट क्लियर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए आइदर यू हैव रिटन A, B, C और D। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई। assertion is the connecting wires are made of copper, yes we conduct using the copper, और इसीलिए because its resistance is low, conductivity is high, so assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation। तो आपका ऑप्शन A करेक्ट होगा यहाँ पर, that is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion। Now coming to next question, आंसर नंबर 25। इस क्वेश्चन में आपके पास दो पार्ट है, एक और में है।
Part 1 is identify the nature of the mirror and mention two characteristics of the image formed when magnification is +6. बेटा मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है +6. मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इट मीन्स द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल बनेगा तो उसके साथ साथ ये क्या बनने वाला है आपका इरेक्ट. और आप यहां देखें मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है. मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा मीन्स लार्ज साइज सिर्फ आपका कनकेव मिरर बनाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल. तो यहां पर जो इमेज बनेगी दैट विल बी ऑफ लार्ज साइज, और मिरर जो होगा आपका दिस विल बी योर कनकेव मिरर. बेटा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है, बट लार्ज साइज वर्चुअल एंड डायरेक्ट सिर्फ कौन बनाता है आपका कनकेव मिरर. कमिंग टू सेकेंड पार्ट जो और में दे रखा आपको. Where should an object be placed in front of a concave mirror? Mirror is concave mirror of focal length 20 centimeter. बेटा concave mirror है, focal length will be negative. So as to obtain 2 times magnified. 2 times magnified means m should be equal to 2 real image. बेटा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो रियल. तो यहाँ रियल चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, m विल बी इक्वल टू -2. अब हम m का रिलेशन यूज करेंगे. नाउ m विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u. m इज -2 इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u एंड v विल बी इक्वल टू 2u. v आपने कैलकुलेट कर लिया है, f आपके पास है. नाउ यू कैन अप्लाई मिरर फॉर्मूला. Using mirror formula 1 by f equal to 1 by v plus of 1 by u. Write down value of f is -20 minus of 1 by 20. v is 2u plus 1 by u. Take LCM, 2u and u will be 2u, 1 plus 2. Hence u will be equal to minus of 30 centimeter. Moving to next question. Question number 30. कहते हैं स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. बेटा व्हाइट लाइट ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्बिनेशन है आपके 7 कलर्स का. जब भी ये ग्लास प्रिज्म से पास होता है तो ड्यू टू डिफरेंसेस इन वेवलेंथ्स स्पीड्स डिफरेंट हो जाती हैं. स्पीड्स डिफरेंट हो जाते हैं तो एक स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है विबग्योर का. तो स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, आप इसको आंसर के फॉर्म में लिखेंगे. When white light passes through a glass prism, constituents of white light travels with different speeds due to difference in wavelengths
and hence refracts by different amounts कैसे? Red with largest wavelength bends least, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्शन कम, यानी कि उसकी बेंडिंग क्या होगी? कम. एंड वॉयलेट, जिसका वेवलेंथ लीस्ट, इट विल बेंड मोर. Thus, white light disperses into 7 its 7 constituent colors. व्हाइट लाइट के 7 कलर कॉम्बिनेशंस हैं. इनका वेवलेंथ डिफरेंस है ड्यू टू वेरिएबल वेवलेंथ्स. ये अलग अलग अमाउंट से रिफ्लेक्ट होंगे. मींस बैंडिंग इनमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट, क्योंकि रेड जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इट विल बेंड लीस्ट. यहां करेक्ट कर लीजिए बच्चों, इट विल बेंड लीस्ट. और वॉयलेट जिसका वेवलेंथ कम है, वो कैसा होगा आपका? मोर. तो एक स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्शन. की व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में क्या हो चुकी है? डिस्पर्स. अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका. कहता है हाउ डिड न्यूटन यूजिंग 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म सो दैट व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स. इस कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन उठा, ये जो 7 कलर्स हैं, ये व्हाइट लाइट के हैं या प्रिज्म के? तो न्यूटन ने यहाँ पर इसको चेक करने के लिए 2 प्रिज्म लिए, और उसमें उसने क्या किया, दोनों को, एक को सीधे रखा और दूसरे को इन्वर्टेड रखा. इसमें आपके दोनों पार्ट के आंसर आ जाएंगे, रे डायग्राम और न्यूटन एक्सपेरिमेंट का. कहते यहां से जब आप व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, दिस इज योर व्हाइट लाइट, जैसे जैसे होगा ये बैंड करना स्टार्ट करेगी, तो यहां पर आपको एक स्पेक्ट्रम क्रिएटेड मिलेगा. इसके बीच में अलग अलग कलर्स है. ये नीचे वाला आपका वॉयलेट और ऊपर वाला रेड, इसके बीच में बाकी 5 कलर्स और होंगे. अब इसको इन्वर्टेड को जब पास कराया गया, तो फिर से ये बैंड हुए अलग अलग अमाउंट से, और बाहर की तरफ आप देखेंगे ये फिर से किस तरीके से निकल के गया, एज व्हाइट लाइट. ध्यान दीजिए बच्चों, क्या किया न्यूटन ने, 2 प्रिज्म लिए एंड एक दूसरे को कैसा रखा? इन्वर्टेड रखा. एक सीधा और एक उल्टा. व्हाइट लाइट को जैसे ही पास किया, तो ये अपने 7 कलर कॉम्बिनेशन में ब्रेक होगी. तो बाहर आते हुए आपको देखा कि एक रेड, ऊपर की तरफ रेड, नीचे की तरफ वायलेट. फिर इनको पास किया गया जब इन्वर्टेड के साथ, तो इन्वर्टेड के पास होने के बाद इसको कैसा मिल गया? ये व्हाइट लाइट. ये प्रूफ किया इससे कि जो 7 कलर्स कॉम्बिनेशन है, ये व्हाइट लाइट के थे, ना कि प्रिज्म के. तो यही आपसे पूछा गया था, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल प्रिज्म अरेंज्ड इन इन्वर्टेड पोजीशन. तो हमने इन्वर्टेड पोजीशंस में रखा. आप यहां पर साथ साथ 2 लाइन लिख दीजिएगा. न्यूटन used 2 identical prisms and arranged them as shown in figure
फिगर में कैसे देखा हमने, वन इज केप्ट स्ट्रेट एंड अनदर वन इज इन्वर्टेड, वन स्ट्रेट and other inverted to show that white light has 7 color constituents. Now moving to next question. यहाँ पर भी अलग अलग पार्ट है, तो पहले और से पहले वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं. कहते हैं हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन, बट वोल्टेज गिवन इज 220 वोल्ट. इट हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स, दो रेजिस्टेंस कॉइल हैं आर ए विच इज इक्वल टू 30 ओम, आर बी and this is RB is equal to 30 ohm, which may be used separately in series or in parallel. बेटा separate अगर आप यूज करोगे तो I will be equal to B by RA, that is 220 by 30 equal to 22 by 3 ampere. Similarly अगर आप B वाले के साथ करते हो separate तो भी क्या रहेगा ये आपका 22 by 3 एम्पियर. अगर आप इसको सीरीज में यूज करते हैं, सीरीज में आपको पता है रेजिस्टेंस गेट्स एडेड आर इक्वल टू R1 प्लस R2, 30 प्लस 30 विल बी 60 ओम एंड करंट इन दिस केस विल बी इक्वल टू 220. V is 220, R is 60, it will become 11 by 3 एम्पियर. और अगर आप इसको पैरेलल में यूज करते हैं, पैरेलल के केस में 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस ऑफ 1 बाय R2, तो रेजिस्टेंस यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 15 ओम और करंट हो जाएगा आपका 220 डिवाइड बाय 15 एम्पियर. इस क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइजेस का, तो आप सेपरेटली आर ए के साथ रखिए कॉइल ए, सेपरेटली कॉइल बी, देन सीरीज, देन पैरेलल. इसी के और में आपको एक पार्ट दे रखा है, कहते हैं स्टेट द फॉर्मूला कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट. करंट और वोल्टेज के बीच में कौन सा फॉर्मूला है, तो दिस फॉर्मूला इज ऑफ लॉ, दैट इज ओम्स लॉ, which is V is proportional to I, and we write it as V equal to IR. Also show this relationship by drawing a graph. Simple आपको I और V के बीच में कर्व दिखाना है. This is a linear relationship. इसी के साथ पूछता है आपसे what would be the resistance of a conductor if current flowing through it is 0.35 ampere. बेटा करंट है 0.35 एम्पियर, potential difference across it is 1.4 volt. resistance calculate करना है, we know V equal to IR, then R will be equal to V by I, that is 1.4 divided by 0.35. you can write it as R equal to 1400 divided by 350 and R is equal to 35 times 4, resistance will become 4 ohm. Now moving to next question, question number 36. Briefly explain an activity to plot the magnetic field lines around a bar magnet. Sketch the field pattern for the same specifying field directions. But a magnet, or we can say a bar magnet, it sets up a magnetic field, और जो imaginary lines हैं that will be magnetic field lines. Magnetic field lines यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए we will use magnetic compass. Magnetic compass में आपके पास magnetic needle होगा, one it is having the north and one it is having the south.
डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में नॉर्थ विल डिफ्लेक्ट दैट विल गिव द डायरेक्शन। तो बहुत बड़ा डिटेल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ 3-4 स्टेप्स की बात करेंगे। वी विल प्लेस अ बार मैग्नेट and it is north pole of bar magnet and it is south pole of bar magnet. Steps लिखते चलेंगे। Place a bar magnet, and mark its boundary on a sheet. Number 2 point, to get direction of field lines, place a magnetic needle, or you can say place a magnetic compass मैग्नेटिक कंपास के पास क्या होगा? मैग्नेटिक कंपास has a magnetic needle with नॉर्थ एंड साउथ। ये कुछ इस तरीके का होगा आपके पास नीडल। जनरली नॉर्थ इज डार्क, नंबर 4, start moving the needle and mark the tangents in the direction where north of needle points. Join the tangents to get magnetic field line. इतने पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि एक्टिविटी है तो आपको उसके स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। एंड फाइनली आप स्केच ड्रॉ कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस विल गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड इट विल गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और एरोज मार्क कर देंगे हम इसके ऊपर। ये स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे एक्टिविटी में 1 2 3 4 एंड 5। बार मैग्नेट रखना है आपको। डायरेक्शन के लिए आपको मैग्नेटिक कंपास चाहिए। मैग्नेटिक कंपास के पास आपकी क्या मैग्नेटिक नीडल, इट हैज नॉर्थ एंड साउथ। जनरली नॉर्थ इज हेडेड और मार्क्ड। स्टार्ट मूविंग द नीडल अप, इसका नीडल को और कंपास को मूव कराते जाइए और जैसे जैसे नॉर्थ डिफ्लेक्ट करे वहां पे आप टेंजेंट्स मार्क करते रहेंगे एंड फाइनली आप टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। दिस विल गिव यू रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी में क्वेश्चन पूछता है रीजन ए हैज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलेटिवली क्लोजर देन अनदर रीजन बी, विच रीजन हैज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस ही क्या बताता है आपको? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। राइट डाउन एज रीजन ए हैज relatively
closer field lines than B. Thus, reason A has a stronger magnetic field because relative closeness, magnetic field lines की closeness ही क्या बताते हैं? Strength of magnetic field. Relative closeness of field lines represent strength of magnetic field. तो आपके पास दोनों पार्ट के आंसर आ गए. Now moving to next question number 39. A near-sighted person wears eyeglass with power -5 diopter for distant vision. Soon he started having difficulties in viewing nearby objects also. His doctor prescribes a correction of +1.5D in near vision. देखिए डिस्टेंट विजन के लिए उसको क्या कहा है? -5 डायोप्टर. और नियर के लिए उसको क्या कहा है? +1.5 डायोप्टर, which is measured relative to the main part of the lens. तो find the focal length of its distant wing part of lens. डिस्टेंट के लिए कितना है यहाँ पर? -5 डायोप्टर. बेटा we know P is equal to 1/f and f should be in meters. अगर आप 1/f लिख रहे हैं तो ये किस में होना चाहिए आपका? मीटर्स में. चलिए पार्ट 1 सॉल्व करते हैं यहाँ पे. फॉर डिस्टेंट विंग पार्ट्स पावर इज -5D. तो वी विल राइट -5 is equal to 1/5. That is f equal to -1/5 and f will be equal to -0.2 meter. Coming to part 2, find the focal length of near vision section of lens. Near vision, we have power of +1.5 diopter. We will have +1.5 as 1.5 equal to 1/f. Then f will be equal to +1 divided by 1.5. This will be equal to 10/15. Hence f will be equal to +2/3. समझ लीजिए बच्चों, फोकल लेंथ कैसा है आपका? नेगेटिव. कौन से केस में? डिस्टेंट के केस में. डिस्टेंट के केस में नेगेटिव आया. नेगेटिव कौन सा लेंस होता है आपका? दैट इज योर कनकेव लेंस. और पॉजिटिव नियर के लिए आपका है पॉजिटिव. तो ये कौन सा लेंस है आपका? कन्वेक्स लेंस. कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज टू बी यूज्ड इन दिस स्पेक्टेकल्स फॉर नियर विजन. दोनों ही हैं, डिस्टेंट को भी देखने के लिए भी और नियर को देखने के लिए भी. आंसर नंबर 3 विल बिकम बाइफोकल लेंस बिकॉज he is suffering from myopia as well as hypermetropia. और में एक और पार्ट दे रखा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों. यहां पर दो ही रीजंस हैं इसके. रीजन 1 इज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस becomes long or you can say too long. फोकल लेंथ बड़ा हो गया तो आई बॉल का साइज कैसा हो जाएगा? स्मॉल. एंड आई बॉल becomes small. This is the reason for hypermetropia. तो इतने ही क्वेश्चंस थे आपके फिजिक्स के पार्ट में. हेलो चैंपियंस, क्या हाल है? सब कुशल मंगल? तैयारी चल रही है? कैसी है तैयारियां? बढ़िया. पहला पेपर कर लिया? अगर आपने पहला पेपर सॉल्यूशन देखने के बाद सॉल्व किया, मतलब वीडियोस देखने के, लेक्चर्स देखने के बाद सॉल्व किया, तो ये सही नहीं किया. अगला वाला, ये वाला समर पेपर 2,
पहला तो हमने सॉल्व कर लिया, ओके, जैसा क्या वैसा क्या, लेट बी अवे। नाउ ये वाला जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप सॉल्यूशन में देखना, पहले आप सॉल्व कर लेना पूरा एक फिक्स टाइम में, ठीक है। 3 घंटे का अगर पेपर है तो आपको कोशिश करो कि 2 या 2.5 घंटे में उसे फिनिश करने की कोशिश करो। टाइम मशीन है ना, लेके बैठो। क्या है टाइम मशीन? आपकी घड़ी, उसे लेके बैठो, उसके साथ काम करो, ओके देन। उसके बाद अब आप सॉल्यूशंस देखिए, फिर चेक करिए अपने आंसर्स। शुरू करते हैं केमिस्ट्री सॉल्यूशन प्रैक्टिस पेपर 2, ओके। पहला आप सबने देख लिया है और ये पिटारा खुल गया। First question, sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas. Which of the following statement are true about the gas evolved? सबसे पहले तो आपको ये, आपके पास सबसे पहले चैलेंज है कि गैस कौन सी है, किस गैस के बारे में बात कर रहा है। अगर मुझे गैस पता चल जाए तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। बात करते हैं, देखते हैं किसको किसके साथ मिलाया गया है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, किसके साथ मिला हुआ है? वो मिला हुआ है एसिटिक एसिड। एक्चुअली मुझे सिर्फ एसिड से मतलब था, मैं आपसे बताता हूं। हमने पहले बात कर रखी है कि कभी भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट एसिड से मिलते हैं तो हमें एक तो मेटल सॉल्ट मिलेगा, एक CO2 गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा। तो आप सबको पता चल गया होगा कि कौन सी गैस के बारे में बात हो रही है, किस गैस के बारे में बात हो रही है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो लेट बी अवे, सबको हटाया और हम बात कर रहे हैं सिर्फ CO2 के बारे में। अब CO2 के बारे में कौन सी बातें सही हैं इसमें से जो लिखी गई हैं, बात करते हैं। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर CO2 के बारे में आपको ये बात नहीं पता, मैंने आपको पहले बोला है जहां सेंस काम ना करे वहां कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, ओके। इफ द सेंस इज नॉट वर्किंग गुड, यूज कॉमन सेंस। सी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे चैम्प, तो आपको एक चीज दिखाई देगी यहां पे। क्या दिख रही है? कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है। ब्लिंकिंग हटा देता हूं, है ना। अब तो दिख रहा होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। एक्सपेरिमेंट में खुद ही दे रखा है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर क्या हो रहा है? मिल्की, मतलब मिल्की बन रहा है, मतलब व्हाइटिश कलर में कन्वर्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो मतलब इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये ऑप्शन तो सही है, ये होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल में इसको एक्सपेरिमेंट में खुद ही दे रखा है। इट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग स्प्लिंटर, इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर। सबसे पहले ध्यान दो, अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता, पर ये तो पता है ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 नहीं घुलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 नहीं घुलेगा। और जो CO2 है वो एक ऑर्डरलेस गैस है, उसकी कोई खुशबू नहीं होती। तो जहां भी 3 और 4 है उसको काट दो। तो जिन ऑप्शंस में 3 और 4 है उन्हें हम काट देते हैं। यहाँ पे 4 है काट दो, यहाँ पे 3 4 दोनों है काट दो, यहाँ पे 3 है काट दो। क्या बचा? कुछ तो नहीं बचा, सिर्फ आंसर बचा, है ना। तो अगर आपको आंसर नहीं भी आता था तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कैसे कुछ और सोच के भी आप आंसर कर सकते हैं इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर। Got it, champs? So, a shiny brown colored element X on heating in the air becomes black in color as shown in the figure. Here axis. यहां पे भी कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, शाइनी ब्राउन कलर्ड कौन होगा? शाइनी मतलब मेटल है, ब्राउन तो ब्राउन मेटल कौन सा है? खैर यहाँ पे सारे मेटल्स हैं, पर ब्राउन मेटल्स कौन सा है? मरकरी तो शाइनी होगा नहीं, क्यों? ये तो मेटल तो है पर ये लिक्विड मेटल है, आप सबको पता है। तो मरकरी को हमने हटा दिया, मरकरी नहीं होगा। एल्यूमिनियम ब्राउन नहीं है, सिल्वर ब्राउन नहीं है, कॉपर ही तो ब्राउन है। हो गया आंसर, ओके चैम्प्स। तो ऐसे हम करते हैं अपने आंसर्स। जल्दी से बात करते हैं, अगली चीज पे जाते हैं। Which of the following statement about the given reaction are correct? ये जो रिएक्शन है इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। रिएक्शन पहले देख लेते हैं। आयरन था हमारे पास, सी हियर वी हैव आयरन, आयरन बन गया FeO4, आयरन बन गया FeO4। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा डार्क लग रहा है, मैं किसी लाइट पेन से इसको क्या करता हूं, हाईलाइट कर देता हूं।
आयरन जो है वो FeO4 हो गया। क्या आयरन में ऑक्सीजन मिला? यस, आयरन में ऑक्सीजन मिला है, तो ये सही है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन इज ऑक्सीडाइज, यस आयरन इज ऑक्सीडाइजिंग हेयर बिकॉज आयरन के पास आयरन मिल गया, आयरन के पास ऑक्सीजन मिल गया। अगला, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वेयर इज वाटर? सी, वेयर इज वाटर चैम्प्स? हियर इज वाटर एंड नाउ इट बिकम्स दिस। व्हाट इज रिडक्शन? रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? यहां से ऑक्सीजन निकल गया होगा, कहीं और जा चुका होगा। यस, दिख तो रहा है कि वाटर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पे रिडक्शन हुई है चैम्प्स। और अगर रिडक्शन हुई है तो वाटर इज रिड्यूस्ड, तो दिस ऑप्शन आल्सो करेक्ट, ये भी सही है। दो स्टेटमेंट हमें सही मिल गई है। अगली कौन सी होगी? वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओहो, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया भाई? जो चीज ऑक्सीडाइज होती है, जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और जो रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। याद रखना, फिर से बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन लेना। अगर मैं किसी को ऑक्सीजन दे सकता हूं, मैंने ये ऑक्सीजन है, मैंने किसी को ऑक्सीजन दिया, तो मैंने उसको ऑक्सीजन दिया तो वो हुआ ऑक्सीडाइज, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास गया। मेरे पास क्या हुआ? मुझसे तो ऑक्सीजन लूज हो गया, और जब ऑक्सीजन मुझसे लूज हो गया तो क्या होगा? आई लूज ऑक्सीजन, मैंने आई हैव लॉस्ट ऑक्सीजन। अगर मैंने ऑक्सीजन लूज किया तो क्या होगा? मैं रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज हुआ? मैं रिड्यूस हुआ, पर मैंने किसी और को ऑक्सीडाइज किया। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता हूं तो मुझे रिड्यूस होना पड़ेगा, इसका मतलब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। मैं कर रहा हूं तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, पर मैं खुद क्या हो रहा हूं? रिड्यूस हो रहा हूं। तो जिसमें रिडक्शन होती है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। चलिए बताइए, यहाँ पे वाटर रिड्यूस हुआ है, अगर वाटर रिड्यूस हुआ है तो वाटर में रिडक्शन हुई है, तो वाटर ने क्या किया होगा? किसी को ऑक्सीडाइज किया होगा, वो की चैम्प्स। सो अगर वाटर रिड्यूस हो रहा है तो वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 1 2 3 सही है। जहां पे 1 2 3 हो आंख बंद करके टिक कर देना, नहीं आंख बंद करके मत करना वरना टिक कहीं और लग जाएगा। ओके, आंख खोल के टिक करना, पर 1 2 3 जहां है वहां टिक कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन? इसमें से कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन करेगा? हीटिंग मैग्नीशियम वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे अगर मैग्नीशियम वायर को अगर आप जलाते हैं तो क्या वो केमिकल रिएक्शन होगी? आंसर इज यस, होगी, तो हमने इसको लिख दिया। बाकी सारे एक ही ऑप्शन है तो हम बाकी पे बात नहीं करेंगे, हमें सही मिल गया तो आगे चलते हैं। नाउ ये क्या दिख रहा है आपको? इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर स्लोली लूजेस इट्स शाइन ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग एज शोन इन द फिगर। आप पिक्चर देख रहे हैं, देखो ध्यान से पिक्चर, और मुझे बताओ ये जो हो रहा है, हवा में हमने कॉपर मेटल को रखा, थोड़े दिनों बाद वो ग्रीनिश कलर का हो गया। क्यों हुआ? बहुत सिंपल सी बात है ना बॉस, कोई चीज हवा में है तो ऑक्सीडाइज होगी ना, ऑक्सीजन उस पर लगेगा तो ऑक्सीडाइज होगी। तो शायद अगर कुछ भी नहीं पता तो जाहिर सी बात है एयर में कोई मेटल रखा है तो ऑक्सीडाइज होगा, और अगर मेटल में ऑक्सीडाइजेशन हुई है तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो ऐसा कलर इसका हो रहा है वो मेटल ऑक्साइड की वजह से ही हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड है ये जो ग्रीनिश कलर का हो गया। और ये बात सच भी है, जब भी कॉपर हम हवा में रखते हैं या एयर में रखते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो उससे रिएक्ट करता है और धीरे धीरे वो ब्लूइश ग्रीन कलर का एक लेयर बनाना शुरू कर देता है, और कॉपर की शाइन धीरे धीरे कम हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड होता रहता है। क्लास नेक्स्ट थिंग, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल। कैल्शियम फॉस्फेट जो है टूथ एनिमल, दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने हैं। क्या वो बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं या एम्फोटेरिक? तो आप सबको पता है टूथ अगर एसिडिक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, क्योंकि टूथ एनिमल हो जाएगा, मतलब दांत गिर जाएंगे। नाउ एसिडिक नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक आपको पता है एसिडिक बेसिक दोनों दोनों नहीं हो सकता। एसिडिक या बेसिक है ना, माउथ में दोनों चीजें नहीं होंगी। वापस आते हैं, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रहेगा। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली नहीं जी, कार्बन मोनोऑक्साइड तो जहर होता है, अगर एयर में रहा तो हम सब मर जाएंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन नहीं होना चाहिए। कोल, कोल तो बेटा
एटमोस्फेयर में नहीं होता ना, हवा में थोड़ी कोयला घूम रहा होता है, आंखों में चला गया तो एक ही बचा, CO2 only. Now, assertion decomposition reaction are similar to combination reactions. ये assertion है आपका, क्या assertion कहता है कि decomposition reaction are similar to combination reaction. क्या लिख रखा है भाई? decomposition reaction combination कैसे हो सकती है? दोनों एक दूसरे से opposite होते हैं, similar नहीं होते, तो ये तो गलत है. बोथ रिएक्शन नीड ए कैटलिस्ट टू अकर, ये भी सही नहीं है. दोनों रिएक्शन को हमेशा होने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती. डिकम्पोजिशन को तो आप हीट देंगे तभी टूट जाएगा, धूप देंगे तभी टूट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब भी टूट जाएगा. वी नॉट रिक्वायर्ड कैटलिस्ट एवरी टाइम. ओके, तो ये दोनों गलत है. ओके, दोनों गलत है, तो बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स. चैम्प्स, MCQ समझ में आ रहे हैं? रोज आ रहे हैं. और मैंने आपको बार बार कहा है, मान लो पेपर लीक हो गया है, ऐसा ही आएगा. ठीक है, ऐसा इन द सेंस कि जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं वो टॉपिक पक्का पढ़ लेना. ओके, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, आई कैन हेल्प यू. ठीक है, पेपर के बाद बोल देना थैंक्स, क्योंकि आएंगे वो टॉपिक्स. Tooth enamel is one of the hardest substance in our body. How does it undergo damage due to eating chocolates and sweets? How do toothpaste prevent it damage? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर बहुत आसान क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. दांतों में कीड़े क्यों लग जाते हैं? टूथ एनिमल जो हमारा है बहुत स्ट्रांग है, बहुत हार्ड सब्सटेंस है, वो कैसे खराब हो जाता है? सिर्फ चॉकलेट खाने से. वो तो इतनी सॉफ्ट होती है. मैं आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार में बताता हूँ. क्या होता है जब आप जाते हैं दुकान पे, चॉकलेट खरीदते हैं और चॉकलेट खाते हैं, खाने के बाद थोड़े बहुत चॉकलेट दांत में चिपक जाती है. ओके, तो जो भी बैक्टीरिया हमारे माउथ में है वो उस चॉकलेट को जाके उसकी पार्टी करते हैं, उसे खाते हैं. जैसे जैसे चॉकलेट उनको खाने को मिलेगा, भाई जहाँ पे खाना दाना पानी ज्यादा मिलेगा वहां पे क्या होगा? वहां पे लोग खुद भी आएंगे और फिर अपने परिवार को भी ले आएंगे, अपना परिवार भी वहीं बढ़ाएंगे. तो बैक्टीरिया ऐसे ही करता है. जब उसको स्वीट्स चीजें, मतलब मीठी चीजें उसको मिल जाती है दांत के आसपास, तो वहां पे अटैक करता है, वहां पे अपनी फैमिली और बढ़ाता है. आपको पता है बैक्टीरिया 24 घंटे में डबल हो जाते हैं, है ना. लाइफ साइकिल इनकी बहुत ज्यादा, 24 घंटे से भी कमी लगती है ना. तो ये डबल होते 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 तो क्या करते हैं? पूरे दांत पे कब्जा कर लेते हैं, और जब चॉकलेट खत्म हो जाती है तो फिर दांत को खाते हैं. ओके, और उसके बाद क्या होता है? फिर होता है दांतों में सड़न, है ना. कहते हैं दांत सड़ गए हैं, कीड़े लग गए हैं, ब्ला 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 ब्ला. तो बेसिकली बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो ये सारी चीज जब करते हैं, इन सभी में रोल क्या होता है? बैक्टीरिया को पनपने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी सर्वाइवल ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली को लालन पोषण के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है? एसिडिक मीडियम. पीएच जो है वो 5.5 से कम होना चाहिए. तो जब पीएच 5.5 से कम होगा, जब पीएच 5.5 से कम होगा तो क्या होगा? एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाएगा माउथ में. वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है. और इन दैट सिनेरियो बैक्टीरिया विल अटैक ऑन योर टूथ. फिर वो पहले स्वीट खाएगा, फिर आपके दांत को खाएगा. टूथपेस्ट क्या होते हैं? टूथपेस्ट जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर. वो बेसिक इन नेचर होते हैं. वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो बचा लेते हैं. जैसे ही अब मीडियम 5.5, जैसे ही पीएच लेवल 5.5 से कम जाता है, हम टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, पूरा माउथ जो है वो पीएच वो अल्कलीन हो जाता है, मतलब वो बेसिक नेचर का हो जाता है. और पीएच आपका फिर से 5.5 से ऊपर पहुंच जाता है. बैक्टीरिया को पनपने का मौका नहीं मिलता. आप बच गए, आपके दांत बच गए. इसलिए जब खाएं ब्रश करें. ओके चैम्प्स, तो ये हो गया. इसको अगर आप लिखना चाहें तो उसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ. क्या मेन पॉइंट जो ये है वो है, आफ्टर ईटिंग chocolates, after eating chocolates and sweets, some pieces of them trapped in teeth, and bacteria gets their food there. Their food there. Okay,
नाउ this makes acidic nature in the mouth, acidic environment in the mouth, environment in the mouth. ठीक है, तो जैसे एसिडिक मीडियम होगा बैक्टीरिया दिस विल ग्रो, दिस will grow bacteria, yeah, this will help bacteria to grow. और जैसे जैसे बैक्टीरिया बढ़ेंगे, जैसे जैसे बैक्टीरिया बढ़ेंगे वो क्या करेंगे, वो आपके दांत को खाते रहेंगे. फिर आप इसको लिखेंगे क्या, toothpaste are basic in nature and they neutralize the acidic medium, hence the growth of bacteria is retarded. तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है. गॉट इट चैम्प्स? तो ऐसा हो गया. एक और सॉल्यूशन ABC हैव pH वैल्यू 6 to 10. 3 सॉल्यूशन है ABC, उनका जो pH वैल्यू है 6, 2 and 10 है. Which of the solution is highly acidic? कौन सा सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है? बताइए कौन सा हाईली एसिडिक है, 6, 2 या 10 वाला? बहुत सिंपल सी बात है चैम्प्स, 2 वाला, जिसका pH जितना कम होता है उतना एसिडिक होता है, आप सबको पता है. नाउ विच सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? कौन सा सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा? वो है कौन सा है? 10 वाला. बस ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, बहुत आसान था, हो गया काम. हाउ डज द एक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे एक्टिविटी एक्चुअली नहीं है, ये रिएक्टिविटी है चैम्प्स. ओके, तो हम देख लेते हैं. दिस इज नॉट एक्टिविटी, दिस इज रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो मेटल हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो कैसे हमारी हेल्प करती है मेटल्स की रिएक्शन को या मेटल्स के रिलेटिव रिएक्शन को चेक करने में. सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए. ठीक है, बहुत सारा सरल तरीका है इसको याद करने का, मैं आपको दिखाता हूं. क्या, काशीनाथ के महंगे आलू जरा फीके पड़े हैं. काशीनाथ के महंगे आलू जरा फीके पड़े हैं. इसका एक और फॉर्मूला, इसका एक और नारा है, वो भी आप देख सकते हैं. ठीक है, वो है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी. इन द लाइब्रेरी. ओके चैम्प्स, अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ी सी ये चीज थोड़ी सी लंबी है. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. ओके, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा. तो ज़ेब्रा में ये तो नहीं आना था, अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी. ओके, यहाँ पे P फॉर व्हाट? P क्या है? यहाँ पे P जो है वो है पोटेशियम. चैम्प्स ध्यान से सुनो, कौन सा कलर ले लूं मैं ले लेता हूँ ब्लैक.
P है जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम है, तो जो P है दैट इज पोटेशियम, S सोडियम, Ca कैल्शियम, M मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, Z जिंक, I आयरन, T टिन, L लेड। जेम्स ध्यान से देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी। मतलब सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये इसके नीचे भी है। यहाँ के बाद फिर हाइड्रोजन आ जाता है, ये दिस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है, हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है कॉपर, चलो मैं पूरा पूरा नाम लिख देता हूँ इसको, कॉपर, उसके बाद मरकरी, मरकरी, इससे भी कम है सिल्वर, और इससे भी है कम गोल्ड। मतलब है इसका क्या, यहाँ क्या आएगा? कॉल मी समथिंग गुड, कॉल मी समथिंग, तो कॉल मी समथिंग गुड। आपके पास अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज पूरी है, कॉल मी समथिंग गुड, तो मी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Hg है यहाँ पे, क्योंकि ये सारा फॉर्मूले वाली लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे सीधा सिंबल ही लिखूंगा, ठीक है। तो कॉल मी समथिंग गुड। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज होने से हमें क्या पता चलता है? रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता चलता है कि, रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास ये सीरीज है, तो जो नीचे वाला एलिमेंट है वो कभी भी ऊपर वाले एलिमेंट्स को किसी भी सॉल्ट में से रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, तो इन रिएक्टिविटी सीरीज द एलिमेंट्स डाउन in the list can never replace the metals above them from a salt। बस रिएक्टिविटी सीरीज से यही हमारी हेल्प होती है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम आराम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गॉट चैम्प्स, तो इसकी डिस्कशन हो गई है। अब अगला सवाल करते हैं। अच्छा, आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, आपको चाहिए था, तो प्लीज ले लो। ओके, ले लिया? चले लो, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ। ओके, 10 1 जा 10, काउंटिंग फिनिश। आगे बात करते हैं। नाउ ओके, नेम 3 chemical reactions in which heat is evolved and 3 chemical reactions in which heat is absorbed। 3 केमिकल रिएक्शन बताने हैं जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, बन रही है, और 3 केमिकल रिएक्शन बताने हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट इवॉल्व होने का मतलब एनर्जी हमें मिल रही है। अगर एनर्जी मिल रही है, हमें पता है केमिकल रिएक्शंस जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, 1A कंबाइंड विद B वी गेट C। जब 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, तो मिलने पे वो एनर्जी रिलीज करते हैं, वो एनर्जी इवॉल्व करते हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। इसका मतलब हमें हीट मिल रही है। अगर ऐसे रिएक्शंस आपको लिखनी है, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस उठा के लिख देंगे। और अगर हीट हमें देनी पड़ रही है, ऐसी रिएक्शन चाहिए, तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर देंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। और अगर किसी चीज को तोड़ना है, इफ वी आर डिकम्पोजिंग एनीथिंग, अगर मैं किसी भी चीज को तोड़ रहा हूं, किसी भी रिएक्शन को तोड़ना है, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ओके, सो सारे एग्जांपल्स मैं लिखूं या कुछ आपको भी लिखेंगे? चलो, कुछ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, कुछ मैं कर दूंगा। Mg plus O2 gives MgO, Ca plus H2O gives CaOH2, ओके, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। ये रिएक्शंस हैं जिसमें हमें एनर्जी मिलेगी, जिसमें हमें एनर्जी मिलेगी। आप सबको पता है क्यों मिलेगी? क्योंकि सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। गॉट इट चैम्प्स?
उसके बाद क्या होगा, चलो उसको मैं यहाँ रख देता हूँ। हमें जिसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसमें हमें हीट देनी पड़ेगी, तो सबसे पहले पहली रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ेगी वो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, है ना। हम हीट दे के तोड़ेंगे, तो ये लग देते हैं। ज़्यादा ही क्लोराइड पेन है मेरे पास इस वक्त। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप डिकम्पोज करते हैं, आप यहाँ पे इसको हीट देते हैं, आप देते हैं यहाँ पे इसको हीट, तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन वी रिक्वायर्ड हीट है, हमने दे दिया हीट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप ले लीजिए के पेन दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं पेन चेंज भी कर सकता हूँ, आई हैव दैट पावर। के ClO3। अच्छा कैम्प्स, रिएक्शन को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं बैलेंसिंग, तो आपको करनी ही पड़ेगी। गॉट इट चैम्प्स? ओके, तो ये हो गया। फिर से आप हीट देंगे इसको, हीट आपने दे दी, तो ये हो जाएगा। जरा सोचिए बताओ क्या बनेगा, चैम्प्स सोचिए बताइए क्या बनेगा। KCl प्लस O2। बैलेंस कर सकते हैं उसको, बैलेंस कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते? क्या ये बैलेंस है? ये तो बैलेंस है ना। एक कैल्शियम, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन, एक कार्बन। यहाँ पे क्या है, एक पोटेशियम, एक पोटेशियम, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। गलत हो गया सब कुछ। यहाँ कर दीजिए 2, यहाँ कर दीजिए 3 और यहाँ कर दीजिए 2। अब मुझे लगता है सारी बातें ठीक है। ठीक है चैम्प्स? ओके, चलो अगली बात करते हैं। अगली बात जो हमें करनी है वो क्या करनी है, एक और रिएक्शन चाहिए ना हमें, तो एक और रिएक्शन दे देते हैं। एक और रिएक्शन कहाँ से लाके देंगे? FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4। अगर इसको भी हम हीट दे देते हैं, अगर इसको भी हम गर्म कर देते हैं, फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक तो फेरस सल्फाइड Fe2O3, SO2, SO3। मैं 10 तक काउंट करूंगा, बैलेंस करो उसको। चलो जल्दी से 10 तक काउंट करता हूं मैं और आप इसको बैलेंस करिए। 5 1 5, 5 2 10। टाइम इज अप। बताइए क्या हुआ है? यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे तो एक ही आयरन है। चल लीजिए, मैं लगा दिया 2 आयरन, 2 आयरन, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 8 ऑक्सीजन, 3 2 5 प्लस 3 8 ऑक्सीजन हो गया। ओके चैम्प्स, आगे बढ़ते हैं। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनके हमें आंसर्स करने हैं। स्टेट द रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन एंड इट्स pH। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और pH में रिलेशन बताना है। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस जैसे जैसे बढ़ते हैं उसका pH कम होता है, उसका pH कम होता है, क्योंकि जब हम pH निकालते हैं, जब कभी हम pH निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो pH इज -log ऑफ H प्लस आयंस। ये है रिलेशन, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिए। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयंस को हम उसका pH निकालने के लिए -log से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बारे में और बहुत सारी बातें आप जानेंगे, ये डिटेलिंग क्लास नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। आपको अगर pH के बारे में जानना है, ओके, तो आप कमेंट करिए। यूट्यूब पे आपको एसिड बेस का एक छोटा सा वीडियो भी मिलेगा जिसमें आपको pH के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा।
इंपॉर्टेंट है, कर लेना, नहीं मिलता तो कमेंट मी, आई विल लेट यू नो वेयर इज द वीडियो, यू विल गेट इट। टाइम पे करना ताकि पढ़ना भी है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट, एन aqueous solution has pH value 7, is this solution acidic, basic or neutral? क्या क्वेश्चन है, pH वैल्यू 7 है, क्या है ये, एसिड, बेस या न्यूट्रल? मैं वही बता दूं आंसर, जेम्स, सॉल्यूशन हैज pH वैल्यू 7, अगर 7 है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स न्यूट्रल। मैं यही आंसर लिख दूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ मैं लिख देता हूं न्यूट्रल, वहां पे भी आंसर है, खैर यहाँ पे भी। विच हैज हायर pH वैल्यू, 1m HCl, 1m NaOH। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज m? m मतलब मोलैरिटी है, ठीक है, आप सबको अगर नहीं पता होगा डोंट बी वरी अबाउट दैट, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। आपने 9th क्लास में मोलैरिटी के बारे में कुछ पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो घबराने की जरूरत नहीं है, तब अच्छा ही होगा। तो 11th में आपको साइंस पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां आपको मोलैरिटी के बारे में पता चलेगा। फिर भी जानना है देन गो टू द नेक्स्ट वीडियो, अदर वीडियोज इन जियो एकेडमी चैनल, आपको मोलैरिटी के बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके पास मोलैरिटी नॉर्मली एक क्वांटिटी, एक यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन की, इससे ज्यादा मत समझो इस लेक्चर में। ये समझो कि अगर 1 मोल HCl है 1 लीटर में और 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है 1 लीटर में, तो किसका pH ज्यादा होगा? बहुत सिंपल है, HCl तो एसिड है, एसिड का pH कम होता है और बेस का pH ज्यादा होता है, तो जो बेस है उसका pH ज्यादा होगा ना, किसका pH ज्यादा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए जी, ये है मेरा आंसर, ठीक है। विच हैज हायर pH वैल्यू, तो 1 मोल ऑफ NaOH। Got it, champs? Okay, tooth enamel is one of the hardest substance in our body. How does it undergo damage due to eating chocolates and sweets? What should we do to prevent it? Same question मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया है, तो यही आंसर भी है, ठीक है। या तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, या तो रिवाइंड ही करना पड़ेगा, फिर से देख लो, वही आंसर होगा। हाउ डज H+ आयंस एग्जिस्ट इन वाटर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। H+ आयंस पानी में कैसे होते हैं, मतलब कैसे एग्जिस्ट करते हैं? क्या वाटर के अंदर H+ आयंस ऐसे घूम रहे होते हैं? आंसर इज नो, H+ आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो वाटर में कैसे होंगे? वाटर में जो H+ आयंस होते हैं ना चैंप्स, वो H+ आयंस जो होते हैं वो वाटर में वाटर के साथ हो लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, और वाटर को बना देते हैं H3O पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, तो H+ आयंस हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में होते हैं पानी के। ओके देन, हाउ डज H+ आयंस एग्जिस्ट इन वाटर? तो हो गया। चलो अब और वाले क्वेश्चंस करते हैं। A liquid has pH less than 7 which represents an acidic solution. ये एक स्टेटमेंट है। Now answer the questions. State the nature of solution if its pH increase 7 to 14. अगर 7 to 14 pH increase करता है तो nature of solution क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। तो nature of solution होगा बेसिक। ओहो, बेसिक। nature of solution is basic. Got it, champs? Mention the ion whose concentration increase with the increase in pH value. अगर pH वैल्यू बढ़ती है तो किस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी? अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH वैल्यू भी बढ़ेगी। Got it, champs? The next, so this is a method that is generally used for measuring pH value. pH value मेजर करने के लिए सबसे जनरल तरीका क्या होता है? बहुत सिंपल है। क्या तरीका होता है? हम लोग तो देखो सबसे आसान तरीका आप सबने अगर लैब में भी यूज किया हो, अब जानते हैं pH वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास pH पेपर होता है, तो हम pH पेपर से pH वैल्यू पता कर लेते हैं। pH पेपर की स्ट्रिप होती है, उसमें कलर हम क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं, एनालाइज करते हैं कलर, उस कलर के बेसिस पे ही हम pH वैल्यू पता कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी ये स्ट्रैप जो है, जो स्ट्रिप है ना pH वैल्यू की, सारी की सारी कलर के साथ दे रखी है, तो उसे एक बार देखना। गिव रीजंस टू डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। इसके बारे में भी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है एग्जैक्ट वही है कि 5.5 pH वैल्यू कम होने पे टूथ डीके क्यों होता है? क्योंकि इससे कम होने पे माउथ जो है उसका वो एसिडिक मीडियम बन जाता है, एनवायरनमेंट पूरा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को सर्वाइवल
कंडीशंस मिल जाती हैं, फिर बैक्टीरिया हमें दांतों पे, मिठाई पे, चॉकलेट पे, सब पे अटैक करके सबको खा जाता है। हो गया 2 के। ओके, अच्छा, इसको टेक्निकली हमने पीछे एक्सप्लेन कर रखा है, उसको प्लीज पढ़ लो। एंटासिड्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। एंटासिड्स क्यों यूज किए जाते हैं इंडाइजेशन के लिए? तो क्या होता है, जब ज्यादा हम लोग खाना खा लेते हैं तो ज्यादा एचसीएल प्रोड्यूस होता है। जब ज्यादा एचसीएल प्रोड्यूस होता है तो उस एचसीएल से बचने के लिए हमारे जो स्टमक है, स्टमक के अंदर मिकस इतना नहीं मौजूद होता, तो उससे बचने के लिए हम एंटासिड्स खा लेते हैं। एडिबल एडिबल बेसिस खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जो एसिडिटी हो रही होती है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमें आराम मिल जाता है। ओके जेम्स, ये है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, when two or more substance react and form some new substances, it is called a chemical reaction. पहले पूरा पढ़ो, चलो मैंने आपको टाइम दिया पढ़ने का, जल्दी से पढ़ो ध्यान से। When two or more substances react and form some new substance, it is called chemical reaction. Chemical equation is represented in the term of symbol, molecular formula, moles, states, etc. As we know, all chemical reaction obeys law of chemical combination. Therefore, chemical reactions need to be balanced. It is done by hit and trial method. The chemical reaction can be classified into different types such as combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction. The reaction takes place in the solution is precipitation reaction and neutralization reaction. ये पूरी आपको छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को आप पढ़िए। अब देखिए, इसी से आपको आंसर्स मिलेंगे। डिफाइन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन ये रहा। क्या? केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द सिंबल और इन द टर्म ऑफ सिंबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोस्ट स्टेट्स एक्सेट्रा। इसको लिखने का तरीका अगर हम जानेंगे तो कैसा होगा, इसको ऐसा लिख लीजिए। द मेथड, बहुत ही ज्यादा हैवी पेन है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, कुछ नया बनता है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसको पेपर पे दिखाने का जो सलीका है, जो तरीका है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसी को कहते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को दिखाने का तरीका जिसमें हम सिंबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोल्स, देखो वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है कि नहीं लिखा चैम्प्स? तो इसको हम लिखेंगे रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ, ये सभी विद द हेल्प ऑफ सिंबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोल्स, स्टेट्स एक्सेट्रा। जैसे आप लिखेंगे हेल्प ऑफ सिंबल, आपको ये जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसी में से आपको आंसर निकालना है। हिंट उसी में सारी की सारी होती है, आई रिपीट, उसी में सारी हिंट होती है, तो उसे आप इस्तेमाल करिए। सिंबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड मोल्स, स्टेट्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल भी अगर कोई पूछेगा तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो इसमें अगर आपको ये स्टेट्स हो गया, ये स्टेट्स हो गया, ये सिंबल्स हो गए। ओके चैम्प्स, और आपके पास और क्या बता देना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स भी बताने हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नहीं है। देखिए, तो मोल्स बता दिए, ये रहे। फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया, ये रहा। स्टेट्स बता दिए, ये रहे। यही है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कौन है केमिकल इक्वेशन? ये पूरी एक केमिकल इक्वेशन है। शायद मेरी जो बैलेंसिंग है वो गायब हो गई है, तो मैं बैलेंसिंग को फिर से ठीक कर दूंगा।
ओके जेम्स, चलिए अगला क्या क्वेश्चन है, विच लॉ इज फॉलोड बाय ऑल केमिकल रिएक्शन? सी, विच लॉ इज फॉलोड बाय ऑल केमिकल रिएक्शन। हालांकि केमिकल रिएक्शन वैसे तो बहुत सारे लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है, पर इसमें भी कहीं कुछ ना कहीं दे रखा है कि कौन की केमिकल रिएक्शन कोई लॉ फॉलो करते हैं। जरा देखते हैं। एज वी नो ऑल केमिकल रिएक्शन ओबे द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, सारे केमिकल रिएक्शंस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। अगर आपको केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं वो जानने हैं तो वो भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, पर आप एग्जाम्पल के तौर पे एक चाहो तो लिख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, बहुत सारे हैं, पर फिलहाल आप एक ही लिख दीजिए, या मत नहीं भी लिखेंगे तो सिर्फ ये लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको इस पे बेस्ड, इसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। नेम 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेम 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन आपको बताने हैं। तो चलिए मैं बताता हूं। ये रहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जेम्स, इसमें मिल गया आपको आंसर। ओके, अब क्या करना है? अब करना ये है, ये और वाला पार्ट कर लेते हैं। और वाला पार्ट क्या कहता है? गिव एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल आपको करना है, तो आप क्या करेंगे? चलिए एक एग्जांपल आप सबको याद होना चाहिए, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। पोटेशियम आयोडाइड, फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट वाले सैंपल पेपर में इसके बारे में एक क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूँ। पोटेशियम आयोडाइड KI, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। इसको अगर हम आप ट्रीट कराते हैं, आप बताओ जरा क्या बनेगा, कोई आइडिया क्या बनेगा? तो बन जाएगा लेड आयोडाइड, PbI नहीं, PbI2, PbI2, और क्या बन जाएगा? पोटेशियम है तो ये जगह पोटेशियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले तो मैं सबके नाम लिख देता हूँ, है ना, आपको याद रहेंगे। दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड, और ये पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। जेम्स, ये तो हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल, पर इसमें प्रेसिपिटेट होगा कौन? इसमें प्रेसिपिटेट होगा लेड आयोडाइड। जो लेड आयोडाइड होगा वो प्रेसिपिटेट है। एक्चुअली प्रेसिपिटेट येलोइश इन कलर होगा, जैसे मैं इसको येलो से किया है। ओके जेम्स, तो दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। जेम्स, ये हो गया आप सबके पास सब कुछ, सारे सॉल्यूशंस दोनों सैम्पल पेपर्स के। अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, और कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट मी, विल सॉल्व यू। टिल देन बाय। वेलकम बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ सैम्पल पेपर 2 बायो पार्ट, राइट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सैम्पल पेपर 1 के आपके सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, राइट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रूट फॉर ब्लड फ्लो इन अ ह्यूमन बॉडी? वी नो दैट आपका क्या होता है, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होके कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी। ये सर्कल चलता रहता है। तो अब हमें इनमें से ये जो साइकिल है आपका, करेक्ट साइकिल को चूज करना है। तो ये ऑप्शन देखते हैं हम बच्चे, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, परफेक्ट, देन लंग्स, परफेक्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। बच्चे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है, तो सो आंसर विल बी ए। क्योंकि आप देखिए बी में है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट, नो,
यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका पहले लंग्स आता, फिर आर्ट्रियम आता और फिर वेंट्रिकल, पहले वेंट्रिकल के पास नहीं जाता ब्लड. देन सी ऑप्शन, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, अगेन वेंट्रिकल, नो, रॉन्ग. ऑप्शन डी, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लंग्स, नो. लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ब्लड आपकी बॉडी के पास जाता है बच्चे, देन बॉडी के पास बाद आर्ट्रियम में आता है. सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, रेस्पिरेशन होता है, लंग्स ब्रीथ आउट करते हो और CO2 रिमूव करते हो, राइट, परफेक्ट. नाइट्रोजनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द, क्या होगा, आंसर विल बी ए, किडनी. किडनी आपका वो ऑर्गन है बच्चे जो आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है, राइट. और हम ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यूरिया फॉर्म में प्रेजेंट होता है. कि जितने भी आपके यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिटर्स, ये सब पार्ट है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, लेकिन मेन रोल फिल्टर करने का कौन करता है उसमें, आपका किडनी. जो यूरेटर है इट इज अ कलेक्टिंग डक्ट, जो जहां से सारा डक्ट है, एक पाइप है जो यूरिन को कलेक्ट कर रहा है किडनी से. यूरिनरी ब्लैडर वो बैग है, वो पाउच है, मस्कुलर पाउच जिसमें सारा यूरिन कलेक्ट होता है. यूरेथ्रा इट इज द ओपनिंग जहां से आपका यूरिन बॉडी से पास आउट होता है. लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से फिल्टर कर रहा है वो है आपका किडनी, राइट. और किडनी में भी ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ये काम करता है, वो है आपका नेफ्रॉन. वेरी गुड. Next is, a zygote which has an X chromosome inherited from the father will develop into a boy, girl. X chromosome doesn't determine the sex of a child, either boy or girl. We know that बच्चे, आपका गर्ल्स के पास, फीमेल की अगर मैं बात करती हूँ, फीमेल के पास क्रोमोसोम होता है XX, राइट. वो तो आपके दोनों ही क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है. इन केस ऑफ मेल दे हैव X क्रोमोसोम एंड Y, राइट. अगर फादर से X क्रोमोसोम आता है, राइट, तो चाहे फीमेल का ये वाला क्रोमोसोम आए तब भी गर्ल होगा. एंड इन केस फीमेल फादर से X क्रोमोसोम एंड मदर का अगेन X, तो क्या होगा, फीमेल, दैट इज अ गर्ल चाइल्ड, राइट. अगर यहीं पे क्वेश्चन अगर आपका ऐसा होता गेटिंग अ Y क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, तो वो क्या होता हर केस में, इट विल बी बॉय. बट एज वी आर गेटिंग X क्रोमोसोम, तो क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन बी, गर्ल, राइट. क्योंकि वी नो दैट हु डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, फादर. इट्स अ बॉय, इट्स अ मेल हु डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी. ओके, सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे. ड्रामेटिक चेंजेस और बॉडी फीचर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ. प्यूबर्टी बच्चे आपका 10 to 12 एज, 13 to 14 एज, जिसमें आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस स्टार्ट होते हैं, राइट. आप में आपकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं और आप थोड़ा एडोलसेंस में एंटर कर जाते हैं, राइट. तो वो होता किसकी वजह से, वो होता है आपकी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स की वजह से. वो हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट करते हैं, वो हॉर्मोन सीक्रेट करते हैं ग्लैंड्स, राइट. अगर मैं मेल की बात करती हूँ तो द ग्लैंड इज टेस्टिस एंड मेल बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन. अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ देन द ग्लैंड इज ओवरी एंड वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, आपका एस्ट्रोजन. तो अभी हमें यही ढूंढना है बच्चे, एस्ट्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस, नो. एस्ट्रोजन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, नो. एड्रिनल ग्लैंड किडनी पे प्रेजेंट होता है एंड ये एड्रिनल हार्मोन रिलीज करते हैं. टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, परफेक्ट. सो सी इज राइट. टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, नो. आपका थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन. सो द करेक्ट आंसर इज सी, राइट. टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, offspring formed as a result of sexual reproduction exhibit more variation. We know that there are two type of reproduction, sexual reproduction, asexual reproduction. जब भी हम वेरिएशन की बात करते हैं उसी टाइम आपके माइंड में क्लिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वाई वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ चेक द ऑप्शंस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस, इससे कोई मतलब नहीं है वेरिएशन का, ओके. जेनेटिक मटीरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट ऑफ द सेम स्पीशीज, परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है.
एक मेल है एक फीमेल है और एक ही स्पीशीज के होते हैं। वी नो दैट हमेशा जो ब्रीडिंग हो सकता है, मीटिंग हो सकता है, वो एक स्पीशी के बीच में ही होता है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स बट डिफरेंट स्पीशीज, यहाँ पे ये वर्ड बिल्कुल गलत है। डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कभी भी मेटिंग नहीं हो सकता। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम मेनी पेरेंट्स, बिल्कुल रॉन्ग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, genetic material comes from two parents of the same species. Yes, now assertion and reasoning. Reflex action are automatic and rapid response to stimuli. बिल्कुल परफेक्ट है। आपको जैसे एकदम कोई आप किसी भी गर्म प्लेट पे टच करते हो, क्या होता है एकदम क्विकली आप हाथ हटाते हैं, अपना झटके से हाथ हटाते हैं। ऐसा तो नहीं होता आप हाथ रखते हैं, सोचते हैं ये गर्म लग रहा है मैं हाथ हटाता हूँ, इतना तो डिले नहीं होता ना पर रिस्पॉन्स एकदम क्विकली होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Reflex action are automatic and rapid response to stimuli. Next is these reactions are controlled by brain. ये बात गलत है। These reactions are not controlled by brain. आपका brain ये reactions control नहीं करता। ये जो action है ये किसकी वजह से है? ये है आपकी spinal cord की वजह से। तो इसमें होगा आपका C. Assertion A is true but reason is false. अगर यहीं पे ऐसा लिखा होता है दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, तब आपका क्या होता? ट्रू रीजन होता, ट्रू असर्शन होता, राइट। नेक्स्ट इज एमीबा इज नॉट एन ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म। यस, क्या सोचते हैं आप? एमीबा ओमनीवोर है कि नहीं है ओमनीवोर? बच्चे एमीबा आपका एक ओमनीवोर है क्योंकि वो बैक्टीरिया भी ईट करता है, डाइएटम्स भी ईट करता है एंड इवन एल्गी भी ईट करता है। तो वो क्या हुआ? वो आपका ओमनीवोर कैटेगरी में आता है। तो आपका फर्स्ट बिल्कुल असर्शन बिल्कुल फॉल्स है। रीजन, लायन इज अ कार्निवोर ऑर्गेनिज्म, इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है बट इसका रीजन नहीं बनता। लेकिन अगर मैं अपने ऑप्शंस चेक करती हूँ तो मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं बचता। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, डी। नेक्स्ट इज वेयर डज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अकर इन आवर बॉडी? मेंशन इट्स फंक्शन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बचे क्वेश्चन है आपका। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन टिश्यूज में, राइट, आपके ब्रेन टिश्यूज प्लस आपका एंड कहाँ पे? स्पाइनल कोड के सराउंडिंग, स्पाइनल कोड, राइट। ये होता है, ये बात है इसके लोकेशन की, अगर मैं लोकेशन की बात करती हूँ। नेक्स्ट आता है मेंशन इट्स फंक्शन। फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज नरिशमेंट। ये नरिशमेंट का काम करता है टू द ब्रेन सेल, ओके। नेक्स्ट इज शॉक एब्जॉर्बर। ये आपके शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इन केस अगर आपके ब्रेन को किसी भी तरीके का शॉक लगेगा तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड वी कैन ऑल्सो से ये कुशनिंग का काम भी करता है, ओके। कुशनिंग, शॉक एब्जॉर्बर एंड नरिशमेंट, दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ cerebrospinal fluid. Location, surrounding brain tissue and spinal cord. Yes. Next is, what is sex chromosome? Sex chromosome may be defined as those chromosomes which determine the sex of the baby. Either it is a boy or girl. In case of human beings, we have two chromosomes mainly. They are responsible for the sex. That is X chromosome and Y chromosome. Right? In case if the zygote has XX chromosome, that will be a girl. क्या रहेगा? It will be a girl. And if the zygote has XY chromosome, it will be a boy. Right? So sex chromosome may be defined as those chromosomes which determine the sex of the baby. Okay. Now the next is very simple question. What is the basic event in reproduction? The basic event in reproduction is fertilization. Now what is fertilization? Fertilization may be defined as fusion of male gamete with the female gamete. Okay, we know that आपका जब भी sexual reproduction होगा तो क्या होगा? Fusion होगा, fertilization होगा। किसका fertilization, किसका fusion? Male gamete and female gamete. So the basic event is fertilization. Moving to next. In a certain study conducted on occurrence of DDT along food chain
In an ecosystem, the concentration of DDT in grass was found to be 0.5 ppm parts per million. In sheep, it was 2 ppm, and in man, it was 10 ppm, right? Why was the concentration of DDT maximum in case of man? सिंपल, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है. जैसे जैसे आप हायर साइड पे मूव कर रहे हैं, आप जैसे जैसे फूड चेन में मूव कर रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल हायर होता जा रहा है, आपका एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का. जब भी मैं बोलती हूँ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, इसके साथ ही एक टर्म क्लिक करना चाहिए आपको, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन, राइट? तो इसका आंसर है दिस इज बिकॉज ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन which means accumulation of non-biodegradable pollutant, right? And this pollutant level increases, जितना भी आप higher उसमें जाएंगे, food chain में move करेंगे, जितना जो highest tropic level पे होगा, उसमें आपको maximum concentration मिलेगा. And we know that as men, they are at highest tropic level on food chain, that's why they have highest concentration of this DDT. Clear everyone? So answer is biomagnification. Next is explain the feedback mechanism to regulate the action of hormone with the help of one suitable example. सबसे पहले तो आपको फीडबैक मैकेनिज्म पता होना चाहिए. ये किससे रिलेटेड बात की गई है? ये आपके हार्मोन सिस्टम से रिलेटेड बात की गई है बच्चे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से, राइट? फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? बैलेंस ऑफ हार्मोन. टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ हार्मोन इन आवर बॉडी, राइट? वहां पे कौन सा मैकेनिज्म एक्शन में आता है? फीडबैक मैकेनिज्म. So we can write feedback mechanism may be defined as the mechanism which maintains the balance of hormone in our body, right? अब ये बच्चे जो आपका feedback mechanism है, it is of two type, right? आपका ये जो feedback mechanism, it is of two type, that is positive feedback, right? And negative feedback. And negative feedback mechanism. Yes. So अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन केस अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, राइट? आपका ब्लड है, राइट? ब्लड में अगर शुगर का लेवल हाई होगा, देन आपके ब्रेन को क्या जाएंगे? सिग्नल जाएंगे, एंड आपके ब्रेन क्या करेंगे? आपके ब्रेन इंसुलिन को रिलीज करेंगे ब्लड में. इट्स अ हार्मोन, एंड ये हार्मोन क्या करता है? ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. एंड ये ब्लड शुगर अब ब्लड से कहाँ जाएगा? ये शुगर ब्लड से सेल में चला जाएगा, राइट? एंड इसके साथ ही ब्लड में शुगर का लेवल ड्रॉप होने लगेगा, राइट? तो जैसे जैसे आपका इंसुलिन का लेवल ब्लड में हाई होता रहेगा, क्या होगा? आपके ब्रेन के पास एक मैसेज आएगा, एंड वो क्या करेगा? इसके ये इनहिबिट करेगा आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को, राइट? तो एक हार्मोन का प्रोडक्शन क्या है? जब उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो कंट्रोल करते हैं पर्टिकुलर सिक्रीशन और इनहिबिशन ऑफ दैट हार्मोन. दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, मैं एक बार और समझाती हूँ बच्चे आपको. Basically, you have to define feedback mechanism as the mechanism which maintain the balance of hormone in body. Your feedback mechanism is of two type, that is positive feedback mechanism and negative feedback mechanism, right? Positive feedback, it means कि क्या करेगा? ये secretion को बढ़ाएगा, कि अब बॉडी को ये मैसेज देगा कि it's time to secrete the thing. नेगेटिव फीडबैक होगा, ये इनहिबिट कराएगा. कब सिक्रीशन कराना है, कब इनहिबिट कराना है, ये दोनों मैकेनिज्म ही कंट्रोल करते हैं. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज हार्मोन इंसुलिन. जब भी इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज, ब्लड का लेवल
जब भी शुगर का लेवल आपके ब्लड में इंक्रीज होगा तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, एंड इंसुलिन क्या करेगा, आपके ब्लड की शुगर को सेल में सेंड करेगा. ओके, सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ फीडबैक मैकेनिज्म. नेक्स्ट वन इज नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे. आपका ब्रेन, आपका योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स, दे वर्क टुगेदर. ये एक साथ काम करते हैं, राइट. एंड दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, राइट. इट इज नॉट पॉसिबल कि आपके नर्व सेल्स, आपके जो ब्रेन है, अगर मैं बात करती हूँ आपके नर्वस सिस्टम की, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, नर्व्स के थ्रू करता है, राइट. आपका हार्मोनल सिस्टम कैसे काम करता है, हार्मोनल सिस्टम काम करता है आपका हार्मोन्स की हेल्प से, राइट. आपके नर्व्स किस बेसिकली आपको ना जो सिग्नल सेंड करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में, राइट. एंड हॉर्मोन्स आपका जो अपना मैसेज कन्वे करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, केमिकल सिक्रीशंस के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, राइट. तो हमारी बॉडी में हर जगह नर्व्स प्रेजेंट हो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन यस, ब्लड के थ्रू हर जगह आपके हॉर्मोन्स, आपके केमिकल रीच कर सकते हैं और मैसेज कन्वे कर सकते हैं, राइट. नो डाउट आपका जो नर्वस सिस्टम है ये कंपैरेटिवली रैपिड है, राइट. और आपका हार्मोनल सिस्टम कंपैरेटिवली स्लो है, राइट. बट दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, right. So this statement is completely justified that nervous and hormone system perform together for the proper function. Next question, what are decomposers? So decomposers mainly, they can be defined as the microorganism which acts on dead and decaying organism. They act on dead and decaying organism, right, and convert it into organic matter. क्या होगा बच्चे, आपका जो डिकम्पोजर होते हैं दे आर एक्चुअली, ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स, राइट. सेप्रोट्रॉप्स होते हैं. And we know that saprotrophs, they take their food from the dead and decaying organism, right, by spitting their digested juices outside the body, right, and they convert dead and decaying organism into the organic matter, right. ये होते हैं आपके decomposers. Next is state their role. आपको उनका role बताना है in case for the environment, how they are contributing toward the environment. Very important and very simple. They are also known as the cleaner of the environment. सोचिए बच्चे, अगर आपके डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो आपकी अर्थ पे जो कूड़ा है वो पाइल अप हो जाएगा. अगर कहीं पे भी आप बनाना का एक पील थ्रो करते हैं ना, फ्यू डेज बाद यू विल ऑब्जर्व दैट वो बनाना पील ऑटोमेटिकली क्या होता है, खत्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. तो उसे किसने खत्म किया, उसे खत्म किया डिकम्पोजर ने. वो क्लीनिंग किसने करी, वो क्लीनिंग करी डिकम्पोजर्स ने. So they are known as the cleaner of the environment. Second, they are also responsible for soil fertility. Soil fertility के लिए कैसे, आपका क्या होगा बच्चे, प्लांट, आपकी जो सॉयल है, सॉयल का जो टॉप लेयर होता है आपका, दैट टॉप लेयर, वो किसका बना होता है, उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है, राइट. ये ह्यूमस ही है जो उसको सबसे ज्यादा फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है. तो ये ह्यूमस आया कहाँ से, कभी आपने सोचा है? ये ह्यूमस आया है आपका प्लांट लीफ से. लीव्स जो होती हैं आपकी, डेड प्लांट लीफ प्लस डेड प्लांट प्लस एनिमल वेस्ट, राइट. ये ह्यूमस बनता है आपके प्लांट और एनिमल वेस्ट से. लेकिन ये एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को कैसे कन्वर्ट हुए ह्यूमस से, ये कन्वर्ट किया आपके डीकम्पोजर्स ने. किसने किया, डीकम्पोजर्स, राइट. तो दे ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल.
So they are very important for the environment as they are cleaner. They are responsible for soil fertility. Now the next is explain with the help of diagram. बच्चे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, प्लीज इसे कंप्लीट कीजिए. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. ये क्वेश्चन होगा आपका, राइट डाउन. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा with the help of diagram. With the help of diagram. तो फर्स्ट पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं पहले हम. यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टोमेटा डायग्राम, राइट. इस तरीके का आप एक डायग्राम बनाएंगे. आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी आएगा दीज आर एपिडर्मल सेल. एपिडर्मल सेल मीन प्रोटेक्टिव कवरिंग, राइट. जैसे हमारी बॉडी में स्किन होता है, प्लांट्स की बॉडी पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, राइट. एपिडर्मल सेल के बाद आपको इधर दिखाई देंगे सब्सिडरी सेल्स. ये क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे एक्चुअली प्रोटेक्ट योर गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स के हमेशा आपको बाहर मिलेंगे जस्ट फॉर प्रोटेक्शन पर्पस. देन दीज बीन शेप, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, दीज आर गार्ड सेल्स, राइट. दीज आर गार्ड सेल्स. गार्ड सेल दे मेनली हैव, इनके पास क्या है, यहाँ पे गार्ड सेल्स के पास बच्चे आपका न्यूक्लियस मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट. यहीं पे आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, राइट. और यहीं पे आपको न्यूक्लियस भी दिखाई देंगे, ओके. एंड जब आपका स्टोमेटा ओपन होगा तो बीच में ये जो स्पेस बनता है आपका, दिस स्पेस जिसको मैंने कलर किया है, दिस इज स्टोमेटा, स्टोमा, राइट. और स्टोमेटा पोर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्टोमेटा. आई होप आप लोगों को स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्लियर है, राइट. मेनली आपको क्या शो करना है, आपको 2 गार्ड सेल्स शो करने हैं, राइट. आपको उसमें स्टोमेटा बताना, उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट बताना है, न्यूक्लियस बताना है, एंड द स्पेस बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा पोर, राइट. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने पूछा दैट ऑल्सो इंडिकेट व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफ स्टोमेटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट. The rate of photosynthesis will slow down. Why slow down? क्योंकि यही ऐसा ओपनिंग है जहां से आपका O2 बाहर आता है, CO2 इनसाइड मूव करता है, एंड वाटर भी क्या होगा, बाहर की तरफ आता है. अगर आपका इसी पाथ को अगर मैं ब्लॉक कर दूंगी, मैंने इस पाथ को ब्लॉक कर दिया, तो आपका CO2 अंदर नहीं एंटर कर पाएगा बच्चों. और अगर CO2 अंदर एंटर नहीं कर पाएगा तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. Because we know that one of the major raw material for photosynthesis is carbon dioxide. तो अगर स्टोमेटा आपका ब्लॉक है, किसी भी वजह से क्लोज है, तो CO2 अंदर एंटर नहीं करेगा एंड फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी. So the rate of photosynthesis will slow down. Next question. Why is respiration important for all the living organism? Yes. आपको पता है why respiration is important? बिकॉज आप जो फूड ले रहे हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होता. एज वी नो दैट रेस्पिरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन विच द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इनटू एनर्जी विल अकर. It is a metabolic process, it is a biochemical process, it is an amphibolic process which is occurring in inside our body, inside our cells, and converting glucose into ATP, that is energy molecule, right? और अगर एनर्जी नहीं है तो हम बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. खाना भी आप जो खाओगे, आपका जो मेन रीजन है, हम टेस्ट के लिए खाना नहीं खाते हैं बच्चे, हम इस एटीपी के लिए खाना खाते हैं, राइट? तो जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा, आपका ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगा. तो रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दे गिव अस द एनर्जी करेंसी, दैट इज एटीपी, विच इज रिक्वायर्ड for everything, for moving, for speaking, for listening, for sitting, for sleeping. So respiration is important for all the living organism. Next question. Reproduction in human being is by sexual reproduction. Perfect. Where both male and female gamete fertilize to give rise to an embryo. बिल्कुल हमें पता है ये बात.
द फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। परफेक्ट है बच्चे, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है इट इज ऑफ टू टाइप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. In case of human beings, fertilization is internal, occurring inside the body. So the question is, name the part of the male reproductive system where the formation of sperm take place. Yes, अभी इससे पहले हमने हॉर्मोन्स की भी बात करी थी और आपके ऑर्गन की बात करी. जरा मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके चलती हूँ बच्चों. यस, टेस्टोस्टेरोन फॉर्म फ्रॉम टेस्टीज. आपका आंसर यहीं पे है. टेस्ट क्या बन रहा है? टेस्टीज. तो जो टेस्टीज ऑर्गन है इससे क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा. एंड टेस्टोस्टेरोन क्या प्रोड्यूस करवाएगा आपका? वो सिग्नल करता है, इंडिकेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तो द राइट आंसर इज, आपका आंसर क्या होगा उसका? टेस्टीज. यस, टेस्टीज. एंड इन केस अगर आपसे पूछा जाता है वेयर दीज टेस्टिस आर लोकेटेड, दे आर लोकेटेड इन अ स्कॉटम पाउच, राइट, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. यस. नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लेसेंटा. प्लेसेंटा, इट मे बी डिफाइंड एज अ टेम्पररी टिश्यू that develop in a pregnant woman, which is responsible for the nourishment of the child, which nourishment of the embryo, and also providing oxygen to the embryo. So it is a temporary tissue, राइट, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज में. और इसका मेन रोल क्या होता है बच्चे? टू प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड नरिशमेंट प्लस आपका ऑक्सीजन. इट इज अ टेम्पररी टिश्यू और ऑर्गन. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ओविडक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज एक्चुअली द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर. कभी भी बच्चे ये मत सोचना हो कि यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होता है. नो, आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो फ्यूजन होगा, वो ओविडक्ट में होता है. और अनदर नेम ऑफ ओविडक्ट इज फेलोपियन ट्यूब, राइट. ओके, नाउ एक और चॉइस में क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन में बी डिफाइंड एज एम्बेडिंग. यहाँ पे ये वर्ड याद रखना आप, एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन टू यूट्रस वॉल. क्या होता है बच्चे? आपका फर्स्ट कुछ टाइम तक, जब फॉर एग्जांपल आपको फर्टिलाइजेशन हुआ, वी नो दैट फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होगा. वहीं पे फेलोपियन ट्यूब में आपका जो जाइगोट है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा. जाइगोट डिवाइड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में. देन कुछ स्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद, वो एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब से शिफ्ट हो जाएगा यूट्रस में. और ये जो ट्रांसफर हुआ, ये जो शिफ्ट हुआ, ये जो एम्बेडिंग हुई है एम्ब्रियो की फ्रॉम योर फेलोपियन ट्यूब टू यूट्रस, इसे क्या बोलते हैं? इसको हम टर्म देते हैं इम्प्लांटेशन, राइट. आई होप बच्चे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, राइट. ओके, थैंक यू सो मच.